नमस्कार, बंसल न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा कार्यक्रम है हमारा शहर हमारा नेता, और आज हम आपको रीवा शहर की एक ऐसी नेत्री कह सकते हैं कि ऐसे राजनेत्री से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने छात्र राजनीति से ही अपने कैरियर की शुरुआत करी और आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पदों पर आसीन रही हैं और बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही हैं। तो हमारे साथ में है प्रज्ञा त्रिपाठी जी। मैं आपको ऐसे भी इनका परिचय देता हूं कि प्रज्ञा त्रिपाठी जी के जो पिता रहे हैं वो स्वर्गीय चंद्रमणि त्रिपाठी जी सांसद रहे हैं रीवा से, बहुत ही बुलंदी वाले नेता कहलाते थे और बहुत ही डेयरिंग से अपनी बात रखते थे, और उनकी पुत्री हैं और निश्चित रूप से एक राजनीतिक परवरिश में रहने के कारण जो है आज राष्ट्रीय राजनीति में भी इनका एक अलग मुकाम है। प्रज्ञा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार आप सबको। प्रज्ञा जी, महिलाओं के लिए राजनीति में आना और बने रहना, आपने तो छात्र राजनीति से ही शुरुआत करी थी और भारतीय जनता पार्टी एबीपी और इन सब में काम किया आपने। कैसा लगता है आपको, कितना संघर्षपूर्ण होता है महिला होने के बाद, और परिवार की भी जिम्मेदारी, समाज की भी जिम्मेदारी, काफ़ी जिम्मेदारियों से भी आदमी को रूबरू होना पड़ता है। अंचल जी, बात सही है कि राजनीति में महिलाओं का आना एक बहुत चैलेंज का विषय है, पर मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे परिवार और पार्टी जिस पे मैंने कदम रखा, दोनों ही ऐसा वो मिला मुझे एटमॉस्फेयर जहाँ मुझे कोई बहुत समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। अन्य जगहों की अपेक्षा मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं आई। चूँकि मैं एक राजनीतिक परिवार से हूँ, जैसा भी आपने कहा, तो मेरे पिता ने कभी लड़के और लड़की में अंतर नहीं किया, और मैं शुरू से, चूँकि मेरा रुझान था उनको देखते हुए, वो मेरे आदर्श थे, और मैं उनको हमेशा देखती थी कि रात के 1 बजे भी कोई आ गया, खटखटाया दरवाज़ा कि नेताजी वहाँ जाना है, आज हॉस्पिटल में ये एडमिट है, थाने में जाना है, वो समय नहीं देखते थे। वो ये नहीं देखते थे कि मैं यहाँ हूँ, मैं कैसे जाऊँगा। जो वो उठते थे उसी की बाइक में बैठना और चले जाना और उसके साथ जूझना। तो मेरे अंदर एक ललक थी कि नहीं, मैं पिताजी जैसे सबकी सेवा करने का मेरे अंदर जो भाव आया उसी समय आया। और फिर मैंने विद्यार्थी परिषद में विद्यार्थी परिषद में भी लड़की होने के नाते मुझे कोई ऐसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि एक परिवार का भाव वहाँ हमेशा मिला। जब ना आपने छात्र राजनीति की शुरुआत करी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में और कांग्रेस का दबदबा था। ऐसे में आपने कांग्रेस की बजाय, क्योंकि आपके पास तो विकल्प था, आपने शुरुआत करी थी, तो आपने भाजपा को ही क्यों चुना? मैं शिशु मंदिर की छात्रा हूँ, सरस्वती शिशु मंदिर की, और जब मेधावी छात्र अभिनंदन विद्यार्थी परिषद लगातार कई वर्षों से करता आ रहा है, अभी भी होते हैं, उस समय जब मेरा 10th का रिजल्ट आया और टॉप 3 में हम स्कूल में थे, तो एक अभिनंदन समारोह उन्होंने किया, और उस अभिनंदन समारोह में रघुराज जी, डॉक्टर ममता सिंह जी, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके कारण मैं आज विद्यार्थी परिषद में या कहूँ राजनीतिक जीवन में हूँ। वो लोगों के साथ जुड़ी उस अभिनंदन समारोह से, और धीरे धीरे कार्यक्रमों में आना, और मुझे ऐसा लगा कि ये क्षेत्र में अगर काम करना है, सामाजिक क्षेत्र में, तो विद्यार्थी परिषद से अच्छा माहौल कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए, समाज के लिए जो आवाज़ उठाने का काम विद्यार्थी परिषद करती है, वो शायद कांग्रेस नहीं कर पाती है। महिला होने के नाते मुझे याद है कि आज जब स्वर्गीय चंद्रमणि त्रिपाठी जी के देहावसान के बाद, उसके बाद आपके भाई भी नहीं रहे और आप घर में बड़ी थी, इस कारण आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई, और घर की भी जिम्मेदारी, क्योंकि मायका पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों की ही जिम्मेदारी आप पर है। तो ऐसे में राजनीति में समय देना, क्योंकि भाजपा में जिस तरीके से मैंने कार्यकर्ताओं को देखा है कि ड्यूटी की तरह काम करते हैं, तो समय कैसे मैनेज हो पाता है? अंचल जी, इसके लिए तो मैं अपने परिवार की शुक्रगुजार हूँ। शादी के बाद मुझे ससुराल भी इतना अच्छा मिला, मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड दोनों इतने कोऑपरेटिव हैं कि इस क्षेत्र में काम करने के लिए मुझे हमेशा प्रेरित करते रहे और मेरा हमेशा सहयोग करते हैं। मेरे बड़े भाई अनिल जी का एक बहुत बड़ा संबल है मेरे लिए। इन सब के माध्यम से मैं इस समाज में बहुत पूर्ण समय दे पाती हूँ। घर परिवार की जो जिम्मेदारी है उसके साथ साथ मुझे इनका सहयोग और इनका प्रोत्साहन बहुत मिलता है कि नहीं, तुम्हें करना है, तुम कर सकती हो, इसलिए मैं कर पाती हूँ। राजनीति में पूरा समय देना पड़ता है, लोगों को भी समय देना पड़ता है, समाज में भी रहना है, और आप तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हैं और यहाँ उमरिया के भी प्रभारी हैं, झारखंड की प्रदेश प्रभारी हैं, तो आपको अपने शहर की भी चिंता, क्योंकि आदमी की जो पहचान होती है वो तो जैसा हमारा विंध्य है, हमारा रीवा है, आपको क्या लगता है कि हमारा शहर ऐसा होना चाहिए, इसलिए पहचाना जाता था सफ़ेद शेरों के लिए, सुपारी के खिलौनों के लिए, अब ऐसे तो कई महान विभूतियाँ भी हैं जिनके नाम से रीवा को जाना जाता है। तो आपको लगता है कि एक पिक्चर तो होगी आपके मन में, क्योंकि आज नहीं कल मौका तो मिलना ही है, तो अपने शहर या अपने विंध्य के लिए कुछ ऐसा करेंगे?
मेरे मन में जो एक शुरू से वो रहा, जो मैंने अपने पिताजी के में भी देखा और मुझ में भी है, हमारे यहाँ आज इंफ्रास्ट्रक्चर के मायना हमारे शहर ने इतना अच्छा पा लिया है। आज विंध्य की पहचान, रीवा जिले की पहचान टॉप 10 शहरों में अगर आने वाले समय में हो जाएगी। आज बहुत पहले आप ध्यान करिए, रोड नहीं थी, सड़क वो नहीं थी, पानी की कमी थी, बिजली की कमी थी। आज हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, मार्केट के मामले में शहर को बहुत अच्छा पा लिया। पर मेरे मन में एक कसक है, जो मैं अगर संगठन ने और भगवान ने मौका दिया तो अवश्य करूँगी। रोजगार, जो कंपनीज आ भी रही हैं, उन कंपनीज में भी हमारे शहर के लोगों को कम प्रतिनिधित्व मिल रहा है, और साथ साथ महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ करना, ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार करना जिसमें महिलाएं अपने पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ साथ, अपने घर परिवार के साथ साथ कुछ ऐसा कर पाएं जिससे उनको अपने घर को चलाने में सहायता मिले। ऐसी एक मेरी कल्पना है, जिसके लिए हम गृह उद्योग के माध्यम से, छोटे छोटे उद्योग के माध्यम से उन महिलाओं को कैसे संबल बना सकते हैं, उस दिशा में मैं अभी भी काम कर रही हूँ। लगातार स्व सहायता समूहों के माध्यम से मैं इस दिशा में काम कर रही हूँ। अभी लगभग 22 गांवों में ऐसे छोटे छोटे उद्योग लगा के काम कर रही हूँ, जो उन महिलाएं अपने से बनाती हों और अपना सेल्फ एक कारोबार तैयार कर रही हैं, स्वरोजगार का काम कर रही हैं। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में 2008 में हमने एक संस्था की नींव रखी, सौदामिनी सेवा संस्थान। आप सब जानते हैं कि उसके माध्यम से एक नर्सिंग कॉलेज हम चला रहे हैं। आज सौदामिनी नर्सिंग कॉलेज विंध्य का पहला ऐसा कॉलेज है जिसने शिक्षा के साथ साथ रोजगार मुखी शिक्षा देने का प्रयास किया है। रीवा में इसके पहले ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। मेरे पिता के पास लोग आते थे नौकरी मांगने, हमें नौकरी करनी है, पर नौकरी कहाँ करनी है, क्योंकि हमारे पास शिक्षा नहीं। हम BA BSc BCom करके जब तक हमें बहुत अच्छा टैलेंट नहीं हो, हम कुछ मुकाम नहीं पा सकते। तब मैंने और मेरे भाई ने मिलकर नर्सिंग कॉलेज का सपना देखा और हमने एक नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की। आज उस नर्सिंग कॉलेज में मैं बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि मेरे बच्चे 99% गवर्नमेंट प्लेसमेंट में हैं। जब कभी भी सामान्य महिला राजनीति के बारे में सोचती है, एक तो सोच नहीं पाती है, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार और निम्न वर्गीय परिवार, मतलब, और ये मकसद भी नहीं होना चाहिए कि अगर हम राजनीति में आए हैं तो हमें पहली ही बार में टिकट मिल जाए या हम जीत जाएं। तो ज़्यादातर लोगों की जो महत्वाकांक्षा होती है वो यही होती है कि राजनीति में हैं तो सेवा के बजाय जो है तो टिकट भी चाहते हैं। ऐसे में महिलाओं के लिए कितना मतलब, अगर मैं कहता हूं कि जितनी बार भी अभी चुनाव हुए, 2018 कह लें या उसके पहले का चुनाव कह लें, कहीं ना कहीं आपका नाम अवश्य सुर्खियों में रहा। आने वाले समय में फिर से 2023 में चुनाव होने हैं, ये यूँ कहिए कि काउंटडाउन शुरू हो गया है। अंजल जी, आप सही कह रहे हैं। राजनीति में जब हम पैर रखते हैं तो एक शुरुआती हम इलेक्टेड पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें, पर संगठन जब तय करता है कि उसको कहाँ किसको बैठाना है, वो बैठा देता है। और आपको शायद जानकारी हो और पता नहीं है कि नहीं, मैं जब 2009 में शादी करके, 2008 में शादी करके दिल्ली गई और विद्यार्थी परिषद मैंने ब्रेक किया, तब मैं अगर स्मृति जी के पास पहुंची और आज की स्थिति में जो कुछ हूँ, मेरे प्रदेश के अध्यक्ष, जो वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जब हमने विद्यार्थी परिषद में पैर रखा तो हमारे प्रांत के संगठन मंत्री हुआ करते थे, उनके कारण है। 2009 में भी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी स्मृति जी, तो उन्होंने कहा कि कुछ नए चेहरे चाहिए, तो VD भाई साहब ने ही मेरे को वहाँ पहुँचाया। उनके कारण, संगठन के कारण, VD शर्मा जी के कारण मैं उस स्थान पर पहुँची। आज राष्ट्रीय मंत्री 2 बार रही, कार्यालय का प्रभार रहा, हिमाचल प्रदेश की प्रभारी रही और वर्तमान में राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हूँ, झारखंड की प्रभारी हूँ। तो इन सब में कहीं ना कहीं VD भाई साहब का श्रेय है। पर सबसे बड़ी बात है कि संगठन आपके काम को देखता है और जब आप उस लायक होते हैं तो उस जगह पर आपको पहुंचाता है। तो आने वाले समय में जब संगठन को लगेगा कि मैं उस लायक हूं, निश्चित तौर पे बैठाएगा। भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता कब फर्श से अर्श पे पहुंच जाए, ये भी हम लोगों ने देखा है, चाहे वो BD भाई साहब इसमें बड़ा उदाहरण है, प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रज्ञा जी, आपको लगता है कि राजनीति में महिलाओं को अपनी जो सहभागिता है वो देनी चाहिए? आज जैसे राजनीति में, जैसे भी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कांग्रेस ने कहा कि हम 50% जो वोट है वो महिलाओं को देंगे। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी आगे आने वाले जो इलेक्शन है उसमें इस तरह के उपाय करने चाहिए और महिलाओं को जो है तो राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए? देखिए, राजनीति में महिलाओं को हिस्सा जरूर लेना चाहिए, क्योंकि महिला बहुत सहन शक्ति वाली बात है। महिला ही एक ऐसा
वो है भगवान का दिया हुआ रूप है जिसमें सब कुछ करने की क्षमता है। तो इसलिए महिलाओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग में जब हम रहते हैं तो हम बहुत अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और कांग्रेस आज बात कर रही है 50% देने की। भारतीय जनता पार्टी ने तो संगठन में, सत्ता में बहुत लंबे समय से 33% आरक्षण बहुत पहले दे रखा है महिलाओं को, और आने वाले समय में भी देती रहेगी। और राजनीति में तो हमें काम करना चाहिए। राजनीति को सामान्य लोग जो है महिलाओं के दृष्टिकोण से अगर कहें तो अच्छा नहीं मानते। तो चूंकि आप महिला राजनेता हैं और काफ़ी लंबे समय से आप काम कर रही हैं भाजपा जैसी बड़ी पार्टी में, तो आप एक मैसेज भी दे सकती हैं इसी बहाने, या कि राजनीति में आज जो है सब साफ सुथरा है, जैसे कि सवाल उठते रहें। देखिए, राजनीति सदैव से साफ सुथरी रही है। थोड़ा बहुत अगर कहीं कुछ है तो सभी जगह होता है, ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं होता। पर राजनीति में, और जैसा कि आपने कहा कि मैं भाजपा जैसे राजनीतिक दल में हूँ जो विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, हम महिलाओं को काम करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि नहीं, मैं गलत नहीं करूँगी और गलत नहीं सहूँगी। आपके साथ गलत कहीं नहीं होता, चाहे वो राजनीति हो, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे कहीं भी हो। समाज में हमें महिलाओं को बहुत शक्ति के साथ अपनी बात को रखने और अपना व्यक्तित्व बताने की ज़रूरत होती है। कहीं कोई गलत नहीं होता, और महिलाएं अगर काम में आती हैं तो मुझे नहीं लगता कि कभी कोई उनके साथ कुछ ऐसा व्यवहार होता है जैसा कि प्रचारित है। ये लोग अपनी मनगढ़ंत कहानियां बताते हैं। हम तो इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, विद्यार्थी परिषद में काम किया, जहां पुरुष मतलब लड़के लड़कियां साथ में काम करते हैं, और वो ऐसी एज होती है जब कुछ भी हो सकता है, पर तब भी विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन में या भाजपा में कभी कोई इस तरह की घटनाएं नहीं घटती कि हम महिलाओं को काम करने में सुरक्षा, या राजनीति में किनारा करें। बिल्कुल किनारा करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि हमें तो आगे बढ़ाया जाता है। मैं आज भाजपा की दृष्टि से 56 जिले हैं प्रदेश में, उसमें से एक जिले की मैं प्रभारी हूँ। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि संगठन ने मुझे रोका, मुझे मौका संगठन ने दिया है काम करने का। तो राजनीति में महिलाओं को आगे बढ़ाने का भी काम संगठन भाजपा करती है, और हमको काम करने में भी कोई आपत्ति नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दिया तो निश्चित रूप से आप चुनाव लड़ना चाहेंगे, जैसा कि हमारे रीवा संभाग में ही एक महिला सांसद हैं भी, ऋति पाठक जी सीधी से। तो अब चूंकि आप वरिष्ठता की श्रेणी में भी आ रही हैं, क्योंकि आप लगभग 20-25 वर्षों से, लगभग 15 वर्षों से तो मैं आपको जानता हूं राजनीति में, कि आप राजनीति में सक्रिय हैं। तो पूरे विंध्य की अगर हम बात करें, पूरे विंध्य में जैसे आपने रोजगार की बात कही, रोजगार के पहले भी बहुत यहाँ पर प्लांट लगाए गए, सिंगरौली देख लीजिए आप, और जेपी सीमेंट है, कई यहाँ पर हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है, शिक्षा के जो संस्थान यहाँ पर संचालित हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, आयुर्वेद कॉलेज हो, संस्कृत महाविद्यालय हो, कृषि महाविद्यालय हो, सारी चीज़ें हैं। लेकिन वहाँ पे आज भी छात्र छात्राओं के लिए चाहे तो संसाधनों की कह लें और चाहे तो शिक्षकों का कह लें, अभाव है। और आप तो खुद भी यहाँ से पढ़ी हैं, तो आपको बेहतर मालूम है। देखिए, इस बात का मुझे थोड़ा सा कष्ट जरूर है कि हम उतनी सुख सुविधा अपने शैक्षणिक संस्थानों में नहीं दे पा रहे हैं जितनी बाहर के संस्थानों में हैं। सारे हमारे यहाँ रीवा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ ITI से लेके और इंजीनियरिंग से लेके मेडिकल तक के सभी कृषि महाविद्यालय, सभी विश्व कॉलेजेस हैं, और सब में पढ़ाई अच्छी होती है, प्रोफेसर्स अच्छे हैं। एक छोटी सी कमी जो आती है, जो हम कंपटीशन से दूर रह जाते हैं, कैंपस नहीं आते। तो आने वाले समय में अगर मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर इस दिशा में, मैंने पहले भी कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता है कि शिक्षक क्षेत्र में, जैसे बच्चे इंदौर और भोपाल और दिल्ली भागते हैं, ना भाग के रीवा में ही हर तरह की सुख सुविधा उनको मिले, हर तरह का कैंपस रीवा में आए, हर तरह के संसाधन प्रैक्टिकल रीवा में संभव हो पाए, इसका प्रयास करें। जिस तरीके से आपका वो संघर्ष रहा, और आज भी आप महिला सशक्तिकरण के लिए कहीं ना कहीं काम कर रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में ही जैसा कि आपका संस्थान भी काम कर रहा है, तो यहाँ के जनप्रतिनिधि, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और 8 विधायकों की बात करें और सांसद की बात करें, वो भी भाजपा से ही आते हैं। तो आपको लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा कुछ और करने की ज़रूरत है, और स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं क्या वो काफ़ी हैं? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र पे लगातार काम हो रहा है, चाहे नए भवन बनने की बात हो, हमारे विधायक सभी अपने पूरा समय लगाकर और अपनी जितना संभव हो सकता है अच्छे कोर्सेज लाने के लिए और अच्छी बिल्डिंग, अच्छे संसाधन जुटाने में काम कर रहे हैं। अभी चाहे माखनलाल की यूनिवर्सिटी आप देख लीजिए, माखनलाल की कितनी अच्छी एक बिल्डिंग माननीय शुक्ला जी बनवाई,
और तरह तरह के संस्थान आ जाएं, तरह तरह की सुविधाएं छात्रों को मिल जाएं, इस दिशा में हमारे यहाँ काम चल रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी हमने बहुत सुपर स्पेशलिटी आ गई, सारी मशीनें आ गई, अच्छे डॉक्टर्स आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी है, पर अब इतना लंबे समय से जो काम नहीं हुए थे उनको 15 सालों में कर पाना शायद असंभव था, पर हमारे नेतृत्व ने उसको करके दिखाया है और आने वाले समय में इससे अच्छा करके दिखाएंगे। प्रज्ञा जी, रोजगार की बात कर रही थी आपकी, अगर आपको कभी मौका मिला या जैसा कि सेवा तो कर ही रही हैं आप, तो आप रोजगार के लिए कुछ न कुछ करना चाहेंगी। रीवा के आसपास के क्षेत्रों की हम बात करें तो पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और कहा भी जाता है कि जब पर्यटन आता है तो उसके साथ में रोजगार स्वयं आता है। तो पर्यटन की भी यहाँ अपार संभावनाएं हैं और रोजगार भी एक अवसर की तरह आएंगे। देखिए, पर्यटन क्षेत्रों के सुंदरीकरण के लिए सरकार लगी हुई है, हमारे जनप्रतिनिधि उस दिशा में काम कर रहे हैं। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब पर्यटन बढ़ता है तो अपने आप रोजगार बढ़ता है। और मैंने कहा ना कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हम महिलाओं को जोड़कर एक पर्यटन स्थलों में भी छोटे छोटे जो रीवा के प्रमुख चीज़ें हैं, चाहे वो पकवान हो, क्योंकि रीवा जैसे पकवान शायद अन्यत्र नहीं बनते, तो उन पकवानों के स्टॉल्स लगा सकती हैं बहनें हमारी, नए नई चीज़ें वहाँ लगा सकते हैं, हमारे युवाओं को बहुत सारे रोजगार मिल सकते हैं। इसलिए पर्यटन के क्षेत्र में तो लगातार काम हो भी रहा है। रीवा में भी बहुत सुंदर काम हो रहा है, सीधी में भी हमारे यहाँ नए नए जो भी पुराने मंदिर पड़े उनमें जीर्णोद्धार का काम चल रहा है, टाइगर सफारी आ ही गया, इस तरह से इको पार्क अभी बन ही रहा है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हो रहे हैं और आने वाले समय में भी हम सबका प्रयास है कि रीवा का पर्यटन क्षेत्र जो हमारे सबसे ज़्यादा प्रपात रीवा में हैं, इन प्रपातों को का सुंदरीकरण हो जाए, सेफ्टी हो जाए, ये इस प्रयास में हम लोग लगे हैं। विंध्य में अपार संभावनाएं हैं। विंध्य को वैश्विक पटल पे पहचान दिलाने के लिए आपको क्या लगता है कि राजनेताओं को क्या ऐसा करना चाहिए कि वैश्विक पटल पे उसको पहचान मिले? देखिए, विंध्य की पहचान वैश्विक पटल में है, पहचान दिलाने की आवश्यकता नहीं। इस पहचान को सशक्त करना और कायम रखने की आवश्यकता है और उस दिशा में हम सब लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि शिक्षा क्षेत्र में हम और कितना अच्छा कर सकते हैं। एक तो क्या है, जो मैंने पहले भी बात की, इसको दोबारा दोहरा रही हूँ, कैंपस नहीं आते। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके प्रयास से यहाँ अच्छी कंपनीज आने लगे और हमारे लोग बाहर जाने लगे, तो एक शिक्षा में जो गुणवत्ता है, जो एक कंपटीशन की भावना हमारे यहाँ के बच्चों में कम है, वो भावना बढ़ जाएगी। तो उस दिशा में हम आगे बढ़ जाएंगे। मैं भी प्रतिनिधित्व ही कर रहा हूँ, है ना, मैं समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, आप भी समाज का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो एक खुद की भी लालसा होती है कि नहीं, रीवा में ये बस और हो जाए, बाकी सब है। देखिए, रीवा में सब कुछ है, केवल आवश्यकता है एक सही दिशा में युवाओं को ले जाने की। शैक्षणिक संस्थान अच्छे ढंग से चलने लगे। मेरी पहली प्राथमिकता है कि शैक्षणिक संस्थान और महिलाएं, मतलब युवा और महिला, अगर किसी समाज में युवा और महिला संभल गए तो आप समझिए कि वो शहर बहुत सुंदर शहर हो जाएगा। अगर हमारे यहाँ से नशे की लत, जो थोड़ा सा गंभीर विषय है, पर आज रीवा में नशे का बहुत बड़ा प्रकोप है। हम सब का प्रयास होना चाहिए रीवा से नशे को समाप्त करें। मेडिकल नशा बहुत तेजी से है और उसका बड़ा कारण है कि 2 साल से कोविड के कारण स्कूल सब, कॉलेज सब बंद हैं, बच्चे सब खाली हैं और एक बड़ा अभाव है जो मुझ में भी, शायद मैं प्रयास तो करती हूँ पर हम सब के साथ है, हम सब वर्किंग हैं। हम शायद उतना कम्युनिकेशन गैप हम बच्चों के बीच, माँ बाप के और बच्चों के बीच हो रहा है कि हम उस दिशा में बच्चों को सही दिशा में ला नहीं पा रहे। तो अभी मैं अपनी ये प्राथमिकता एक विंध्य के, एक समाज के काम के कारण हमको केवल ये करना है कि रीवा से हमारा नशा चला जाए। उसके लिए एक ही कारण है, आप शिक्षा में गुणवत्ता, शिक्षा के साथ साथ और बच्चे क्या क्या सीख सकते हैं। हमारे यहाँ क्या है, एक प्रॉब्लम है, एक कमी जो पता नहीं कैसे छूटती जा रही है हर बार, शायद हम और दिशाओं में चले जाते हैं। हम करिकुलर एक्टिविटीज़ में अपने बच्चों को आगे नहीं ला पा रहे हैं। हमारे यहाँ खेल के लिए, संगीत के लिए, नाट्य के लिए, इन दिशाओं में हम अपने घर के बच्चों को नहीं डाल पाते। हम मोबाइल में, उनकी पूरी दुनिया मोबाइल में सीमित हो गए हैं, या ऐसा कहें कि ऐसी एकेडमीज नहीं है। अगर हमारा कोई बच्चा बहुत अच्छा खेलना चाहता है पर उसको खेलने के लिए उतनी सुविधाएं हम नहीं दे पा रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में या कोई एकेडमी में, तो मुझे ऐसा लगता है भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चूँकि बनवा ही रहे हैं हमारे माननीय विधायक जी, तो आने वाले समय में वो चीज़ें भी रीवा जिले में हो जाएंगी, पर अभी उन चीज़ों का अभाव है जिस दिशा में हमें काम करना चाहिए।
विंध्य की महिलाओं से क्या आह्वान करना चाहेंगी आप? उनसे क्या समाज में उनका क्या सहभागिता चाहती हैं आप कि विंध्य की जो महिलाएं हैं उन्हें इस तरीके की सहभागिता देना चाहिए? जैसे नशा जैसा कि आपने कहा कि जब कहीं महिला अपनी भागीदारी रखती है तो महिला में सब कुछ होता है, वो संवार देती है, बिगाड़ देती है, सब उसके हाथ में होता है। तो निश्चित रूप से ये जो नशा है और युवाओं में ये जो नशे की लत इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, तो आपको लगता है कि घर में चूँकि माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, तो उनकी भी एक जिम्मेदारी नैतिक बनती है? हालांकि जब कहते हैं बच्चा बड़ा हो जाए और तो उसको ज़्यादा डांटा भी नहीं जा सकता, तो फिर भी लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी तो समाज के लिए, अपने परिवार के लिए बनती है। देखिए, मैं एक बात को बहुत खुले मंच में भी कहती हूँ और आज भी कह रही हूँ कि महिला या स्त्री एक ऐसी धुरी है जो चाहे जो कर सकती है। यदि परिवार में सामंजस्य, परिवार में स्नेह बना रहे और कम्युनिकेशन गैप ना रहे तो निश्चित तौर पर नशे की ओर हमारे बच्चे नहीं जाएंगे। आज सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है वो मेरी महिलाओं से अपेक्षा है, एक करबद्ध निवेदन भी है कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। मैं भी एक राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, कई बार मुझे भी फील होता है कि मैं उतना समय अपने बच्चे को नहीं दे पा रही हूँ जितना देना चाहिए। पर मैंने कहा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी माँ, उसकी नानी, दादी उनको बहुत सारा समय देती है। घर में जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आजकल न्यूक्लियर फैमिली का जो माहौल आ रहा है ना, तो मेरा बहनों से, खासतौर में यंग लड़कियों से आह्वान है आपके चैनल के माध्यम से कि हम जॉइंट फैमिली में रहें। जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हमारे वर्किंग होने के बाद भी हमारे बच्चे नहीं बिगड़ते, अकेले नहीं होते। जब बच्चा अकेला नहीं होगा तो वो नशे की ओर नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। और उसे ना आपको खिलाने की चिंता, ना पढ़ाने की चिंता, नाना दादा दादी, मामा मामी सब कर लेते हैं। तो इसलिए मेरा बहनों से आह्वान है कि आप सार्थकता की ओर जॉइंट फैमिली के साथ रहें। हाँ, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं जॉइंट फैमिली में, पर आज के आने वाले समय में हमें वापस बहुत सारी चीज़ों में हम बैक हो रहे हैं। हम आयुर्वेदिक की ओर गए, हम खान पान, रहन सहन, पहले पूरी संस्कृति, इस कोविड ने हमें बिल्कुल बदल डाला। आपने देखा होगा कि पहले लोग कहते थे बाहर से आए हो हाथ मुंह धो, नहाओ। आज कोविड ने हमें कहा कि नहीं, कहीं से आए हो पहले हाथ मुंह धो, कपड़े बाहर उतार के रखो। हम पुरानी ओर गए हैं, उसका हमें कोविड में लाभ मिला। इस बार जो थर्ड वेव आई, बहुत हल्ला था, उस थर्ड वेव का हमें बहुत असर नहीं हुआ। वैक्सीनेशन बहुत अच्छा हुआ और हमारा कुछ रहन सहन इस तरह से बदलाव आया। खान पान, रहन सहन, उबला पानी पीने लगे, गर्म खाना खाने लगे, फ्रिज की चीज़ें नहीं खा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में हमने बदलाव किया। तो उसी तरह हम अगर इस चीज़ में भी बदलाव करते हैं, अपने घर के माहौल पर हम अगर जॉइंट फैमिली की ओर जाते हैं, जो मेरी बहनें कर सकती हैं, केवल और केवल बहन कर सकती है। मुझे लगता है आपका संघर्ष तो सब देख ही रहे हैं और आपका जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी देखेगा और आज नहीं कल मौका मिलेगा। और मौका मिलेगा तो मुझे लगता है कि जब भी आप किसी ऐसे पद पर होंगी जिसमें आप प्रशासन की धुरी बन के और काम कर पाएँ, तो मुझे लगता है शिक्षा, नशा मुक्त रीवा और महिला सशक्तिकरण के लिए आप बस मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। बिल्कुल, मैं उसी दिशा में काम करूंगी। मैंने कहा आपसे, पुनः दोहराती हूँ इस बात को कि मेरे आदर्श, मेरे पिता जिनके कारण मैं इस राजनीतिक क्षेत्र में आई, उनको मैंने संघर्ष करते देखा है। जो मेरे राजनीतिक गुरु हैं श्री विष्णुदत्त जी शर्मा, वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनको मैंने संघर्ष करते देखा है छात्रों के हितों के लिए। तो मैं उन दोनों के सफल निर्देशन में, उनके सफल मार्गदर्शन में निश्चित तौर पर नशा मुक्त रीवा बनाने में और हर बहन को काम, हर घर के युवा को कुछ न कुछ उसके मन चाही योग्यता अनुसार शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करूंगी। तो ये थी प्रज्ञा त्रिपाठी जी, जो कि एबीपी से लेकर के और आज राष्ट्रीय राजनीति में भी इनका अलग मुकाम है, अलग नाम है और बड़े नेताओं के साथ इन्होंने काम भी किया है। और विंध्य के लिए ये बड़े ही गौरव की बात है कि जैसा कि विंध्य में प्रतिभाओं की कमी नहीं, मैंने पहले भी कई बार कहा है, और वो प्रतिभा जो है वो इनमें भी साफ दिख रही है। और ये भी चाहती हैं कि हमारा जो शहर हो वो नशा मुक्त हो, शिक्षा यहाँ पर्याप्त हो, लोगों को रोज़गार मिले। और सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने कही कि आज की युवा बहनों से या महिलाओं से आह्वान करना चाहती हैं कि हमें जॉइंट फैमिली को ही चाहिए कि हम जॉइंट फैमिली में ही रहें। और जॉइंट फैमिली में रहने से कभी किसी को अकेलापन महसूस नहीं होता। हाँ, ये अलग बात है कि कंप्रोमाइज़ तो हर जगह थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है और वो करना ही पड़ेगा। और अगर इन्हें मौका मिलता है तो ये अपने शहर के लिए
एक बार फिर से नशा मुक्त रीवा की जो बात कह रही हैं और विंध्य को विश्व पटल पर सशक्त बनाने की दिशा में भी ये काम करेंगी। आज हमारी खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। अगली बार हम किसी और शख्सियत के साथ होंगे हाजिर। तब तक मुझे यानी अंचल चकला को